दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है और मैं हूं लक्ष्मीकांत पंडित। और इंदौर के रोबोट चौराहा, हालांकि यहाँ पर अब रोबोट हटा दिया गया है, लेकिन रोबोट चौराहा पे मौजूद है। और इंदौर के मेट्रो का भी हम काम आपको दिखा देते हैं और इससे ही संबंधित हमारा विषय जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद है और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि युवा पीढ़ी के लिए इन दिनों में आदर्श भी है। तो रिंग रोड पे हम आ गए हैं और रिंग रोड पे चलते चलते हम अब अपनी बातचीत शुरू कर रहे हैं। इंदौर बढ़ रहा है, इंदौर के साथ में बहुत सारी युवा पीढ़ी भी अपने अपने काम में लगी हुई है। इन दिनों हम साइबर के युग में जी रहे हैं और साइबर युग में बहुत सारी सुविधा हमें मिली है, तो बहुत सारी परेशानी भी आ रही है। खासकर साइबर में क्राइम और हैकिंग की जो नई विधा आ गई है, उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी ठगा भी जा रहा है और कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में काफ़ी मुसीबत भी होती है। इसी ही विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है युवा इंदौर के बिल्कुल प्रेरणा देने वाले युवा है हमारे साथ में चातक। और चातक अब आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। जी नमस्कार सभी को। चातक, हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे लेकिन हमने ज़्यादा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि हम आपसे बातचीत करना ज़्यादा चाह रहे थे। हमारे जो दर्शक आपको देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो हम उनकी शुरुआत के लिए जो कि जाने अनजाने साइबर और हैकिंग के मामले में ज़्यादा कोई नहीं जानते हैं, साइबर क्राइम क्या होता है, अपने आपके आसान शब्दों में आप क्या बताना चाहेंगे उस बारे में? तो मैं पहले थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ सभी को। बिल्कुल। मैं 9 सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में और एमपी पुलिस के साथ में मिलकर काफ़ी साइबर इनिशिएटिव्स चला रहा हूँ और पुलिस ऑफिसर्स को जो नए साइबर क्राइम होते हैं उसके लिए ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, जिसमें हर तरीके के ऑफिसर्स आते हैं और पूरे भारत के ऑफिसर्स के साथ में लोग मिलके काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब मैं साइबर क्राइम की बात करूं, वैसे तो अगर हम कहा जाए तो एक तरीके का ऐसा फ्रॉड, ऐसा क्राइम जिसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल। और आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो इंडियंस हैं स्पेशली, वो चीज़ें फ़ोन चलाते हैं और लैपटॉप चलाते हैं, बट उनको सही तरीका नहीं आने के कारण वो कोई ना कोई, हर एक बच्चे से लेकर एक 70 साल के जो लोग हैं, उन सभी के साथ में कहीं ना कहीं क्राइम हो रहा है। बिल्कुल। तो उनको हमारा काम है ट्रेनिंग देना और उनको कहीं ना कहीं इक्विप्ड करना नई टेक्नोलॉजी से। ये हमारा काम। चातक, हम दूसरे विषय पे आए, जागरूक विषय पे। इससे पहले हम थोड़ा मोटा मोटा जान लेते हैं कि ये विश्व में साइबर क्राइम का इतिहास कितना पुराना है और भारत में ये कब से इंट्रोड्यूस हुआ और भारत में आज की तारीख में क्या स्थिति है? देखिए, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें या इसके पुराना जो इतिहास की बात करें, तो वो 98 और 90 के आसपास से ये चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी। क्योंकि भारत में आते आते 2004 आप कह सकते हैं 5 में बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, बट 2017 से इसका राइज बहुत ज़्यादा हुआ, एकदम बढ़ी वो। उसके पीछे का रीज़न एक छोटा सा था कि जो जियो की सिम थी वो कहीं ना कहीं मार्केट में आ गई और जियो की फ्री सिम के कारण ही बच्चों ने, बूढ़ों ने, गांव तक बच्चों ने नए फोन तक खरीद लिए फ्री सिम के कारण। तो यही यहीं से इसका जो मेन क्राइम होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आप सभी ने सुना होगा जामताड़ा बहुत एक्टिव हो गया था वहां पर। जामताड़ा से काफी क्राइम हो रहे थे। तो इसी तरीके का इसका इतिहास रहा है। और अभी हाल फिलहाल में आप लोग मानेंगे नहीं, पर एक साल में 20 लाख से 25 लाख से भी ज्यादा क्राइम हमारे यहाँ हो रहे हैं और रिपोर्ट जो हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहे हैं, क्राइम रिपोर्ट। बिल्कुल। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा कि रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं। हम लोग अभी काफ़ी पुलिस थाने में देखते हैं, साइबर सेल में देखते हैं कि रिपोर्ट क्यों नहीं हो रहे हैं साइबर क्राइम। तो वहाँ पर दिक्कत ये आ रही है, एक तो जो नागरिक है वो कहीं ना कहीं जाने से डरता है, साइबर सेल जाने से डरता है, थाने जाने से डरता है कहीं ना कहीं। वो एक बहुत बड़ा एक इशू इंसान है इंडियंस के लिए। सेकंड ये है कि अभी पता ही नहीं है कैसे साइबर क्राइम को रिपोर्ट करना है। तो ये भी आज हम कवर करने वाले हैं कि साइबर क्राइम को रिपोर्ट कैसे करना है, क्या तरीके हैं, आपके साथ अगर होता है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। वो आज हम इस पूरे चर्चा में बात करेंगे। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ी और भारत में जिस प्रकार दूरसंचार के साधन बढ़े हैं और कहीं ना कहीं इसकी जो अनभिज्ञता है वो साइबर क्राइम के जो लोग हैं उनको बढ़ावा देती है। और जो गाड़ी का पेश लोगों की वो कहीं ना कहीं थोड़ी अनचाही स्थिति में से चले जाता है। और जैसे कि आपने बताया कि हम लोग थाने जाने डरते हैं, इसलिए रिपोर्ट भी नहीं हो पाते हैं। तो एक छोटी सी बात, हम साधारण सा कोई मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं या हम ईमेल इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल तो बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन आ गए हैं, टेक्नोलॉजी फ़ोन आ गए हैं। तो ऐसे 3-4 क्या जो सहूलियत है जो हम कर सकते हैं जिससे कि आम आदमी साइबर क्राइम से बच सकता है? 2-4 ऐसे कुछ टिप्स आप देना चाहें सबसे पहले। बिल्कुल, अगर टिप्स की बात करें तो 1 टिप 2 टिप सभी लोग जानते हैं। आजकल गवर्नमेंट सभी को बता मैसेज के द्वारा कि OTP
शेयर कभी नहीं करना है। तो OTP का आपको ही ध्यान रखना है, सरकार आपकी कोई मदद नहीं पाएगी अगर कुछ होता है आपके साथ। दूसरी चीज ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको भूलना कभी भी नहीं है कि कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। कोई भी लिंक आती है आपके पास, प्लीज बिल्कुल क्लिक ना करें उसके ऊपर, भले ही वो आपके खास मित्र ने भेजी है, दोस्त ने भेजी है, रिश्तेदार ने भेजी है, तब भी हमको क्लिक नहीं करना है उसके ऊपर। ये बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, कोई भी एप्लीकेशन, बहुत सारी लोन एप्लीकेशन, फेक एप्लीकेशंस होती हैं, बिल्कुल उनसे आप बचें। और कोई आपके फोन में कभी आपको दिख जाए एनी स्क्रीन शेयर एप्लीकेशन, स्क्रीन मिररिंग एप्लीकेशन, तो अगर ऐसी कुछ एप्लीकेशन आपके फोन में है तो उनको तुरंत हटाएं और अपने फोन की सेटिंग्स देखते रहें कुछ महीनों में एक बार, 1-2 महीने में एक बार, जिससे आपका फोन हैक होने से बचेगा और आपका बैंक अकाउंट भी यहीं से बच सकता है। बिल्कुल। तो हमारे जो देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ तो अब आइडिया हो गया होगा चातक वाजपेयी जी के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है कि किस प्रकार अपने मनी को सेव कर सकते हैं और कई प्रकार की परेशानी से बच सकते हैं। चातक जी से हमारी बातचीत जारी है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आकर साइबर क्राइम के दूसरे पक्षों पर हम बात करेंगे। आप देखते रहिए तत्काल टाइम न्यूज़। तो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है और हम बात कर रहे थे चातक वाजपेयी जी से और एक बार दृश्य आपको हम इंदौर की सड़कों को और दिखा देते हैं। जिस प्रकार इंदौर में ट्रैफिक गतिमान है, उस प्रकार टेक्नोलॉजी का भी ट्रैफिक जो है दिन पर दिन गतिमान है। क्षण प्रति क्षण आपके पास में कहीं ना कहीं कॉल आते रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको मैसेज आते हैं और उनसे चातक जी ने पिछले बार बताया कि हमको कैसे बचना चाहिए। अगर बातचीत हम चातक जी से पुनः शुरू कर रहे हैं। चातक जी, इस बातचीत के दूसरे पड़ाव में आपका स्वागत है। और हमने पहले पड़ाव में जब बात करी थी तो दुनिया भर के क्राइम के बारे में जाना था, भारत के क्राइम की स्थिति के बारे में जाना था, लेकिन अब हम थोड़ा इसको और विस्तृत कर रहे हैं। क्या मोबाइल पे ही क्राइम होते हैं या हमारे जो PC होते हैं उसमें होते हैं या किसी और दूसरे प्रकार से भी, जैसे बैंकिंग में हो जाता है और एक प्रकार से आजकल वेबसाइट का भी होता है। तो ये साइबर क्राइम के कौन से डिफरेंट तरीके इन दिनों प्रचलित हैं और सबसे ज़्यादा जो क्राइम जो करते हैं वो किस पे फोकस करते हैं? देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसको छोटे से चीज़ में आपको मैं बताना चाहूँगा। तो अभी जो क्राइम है वो सबसे ज़्यादा कोशिश की जाती है कि आपके किस तरीके से आपके पैसे को और आपकी आइडेंटिटी को और आपके डेटा को किस तरीके से निकाला जाए। तो सबसे बड़ा जो क्राइम, अगर भी आपने सुना होगा तो दिल्ली में हुआ था, एम्स के ऊपर एक साइबर अटैक हुआ था। तो उसमें एम्स के जितने भी पेशेंट थे उनका डेटा निकाला था। तो यहाँ पर इसको कहते हैं डेटा ब्रीच। तो ये भी एक क्राइम की कैटेगरी में आता है। दूसरे हम क्राइम की बात करें तो ये होता है फाइनेंशियल फ्रॉड्स, UPI फ्रॉड्स, इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, डेबिट कार्ड फ्रॉड। तो ये इसमें जो हैकर्स होते हैं, फ्रॉडस्टर्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ये एक ह्यूमन को टारगेट करते हैं, ह्यूमन की वीकनेस को टारगेट किया जाता है। वैसे कहा जाता है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी है ये बहुत अच्छी है, ये बहुत ही सेफ है, बट अब सेफ अगर कोई टेक्नोलॉजी है अगर, तो ये कोशिश करते हैं साइबर क्रिमिनल्स की कहीं ना कहीं हम ह्यूमन को टारगेट करें, क्योंकि ह्यूमन एरर्स, ह्यूमन वीकनेस तो कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर ही देते हैं। क्योंकि हम कहते हैं कि गलती मतलब भगवान भी कर देता है कई बार तो गलती, तो ऐसे हम लोग भी कई बार गलती कर देते हैं। वैसे ही ये लोग कोशिश करते हैं कि कब ह्यूमन, जैसे कि आप और मैं, कब गलती से अपना UPI पिन कहीं पर डाल रहे हैं या गलती से हम कहाँ पर हमारा क्रेडिट कार्ड की डिटेल हमने डाल दी कहीं पर जो कि गलत वेबसाइट है, या तो गलती से हमने किसी को व्हाट्सएप के ऊपर आधार कार्ड तो नहीं भेज दिया है। आप लोग तो नहीं भेजते ना कभी आधार कार्ड, अगर भेजते हैं तो प्लीज ध्यान रखें, व्हाट्सएप के ऊपर आधार कार्ड कभी नहीं भेजना है हमको। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है छोटी छोटी, ये जो क्रिमिनल्स होते हैं उसका फायदा उठा लेते हैं और आपको आपका क्रेडिट कार्ड या आपका UPI सब कुछ हैक हो जाता है यहाँ पे। आपसे चर्चा कर रहे हैं, हमें कल कुछ खबर आई, आपने भी पढ़ी होगी कि जो कोरोना में वैक्सीनेशन हुआ है उसकी खबर आई थी कि उसके जो डाटाज है भारत के, वो किसी वेबसाइट पे आजकल दिखने लगे हैं। वो एक मुद्दा आया था, मैं कुछ भूल रहा हूँ साइट का नाम, लेकिन इस प्रकार की बातें उठती रहती है। विपक्ष राजनीति में उठाता है, एक्सपर्ट जो हैं विभिन्न मंचों उठाते हैं कि जो भारत का आधार कार्ड है, जो डाटा है, वो कितना सेफ है। बतौर एक विशेषज्ञ हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारत सरकार की जो तमाम योजना चलती है, हम डिजिटल युग में रह रहे हैं, तो भारत सरकार के जो हमसे डाटा ले रहा है, हम जो भारत सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट में जो डाटा दे रहे हैं वो कितना सेफ होता है और या हमें उसमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए?
जी, तो देखिए एक बात अभी सभी को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि साइबर स्पेस या टेक्नोलॉजी या इंटरनेट में कुछ भी सेफ नहीं है, पहली बात तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। तो हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते कि भारत सरकार का डेटा सेफ नहीं है या किसी सरकार का डेटा सेफ नहीं है, उसकी सर्विसेज ठीक नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो कि मेरा मानना है, जो कि मैं गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे 7-8 साल से ज़्यादा हो गए जहाँ पर मैं इंडियन गवर्नमेंट के अलग-अलग डिपार्टमेंट के साथ में जुड़ चुका हूँ और काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो देखने के बाद मुझे ये लगा कि हमारे सरकार का डेटा काफ़ी हद तक सेफ है, उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ जगह पर, जैसे कि मैंने बताया कि हर चीज़ हमेशा सेफ नहीं होती, तो कहीं ना कहीं लैग ज़रूर हो जाता है। जैसे कि फेसबुक का भी डेटा हैक होता है, तो UIDAI जो है हमारा आधार, उसका भी डेटा हैक हो जाता है कई बार। तो जो डेटा हैकर्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं डेटा हैक करते हैं पूरा, और इसको ले जाकर डार्क वेब जो चीज़ है, डार्क वेब का सभी ने शायद नाम सुना होगा। ये डार्क वेब एक ऐसा इंटरनेट है जो कि हम लोग कोशिश करेंगे अगली बार डार्क वेब के बारे में बात करें, अगले हम लोग सेशन में कभी कोशिश करेंगे डार्क वेब के बारे में बात करें। तो वो क्या करता है हैकर्स, साइबर क्रिमिनल्स, वो डार्क वेब पे आपका पूरा डेटा निकाल के रख देते हैं और वहाँ से आपका जो डेटा है मात्र 1 रुपए या 2 रुपए में कोई भी खरीद सकता है। इस तरीके से सब चीज़ें हैक होती है। वैसे ही जो कि अभी आपने मुझे बताया वैक्सीन वाला भी इसी तरीके से हैक हुआ कि उसका पूरा डेटा, जितने भी लोगों ने वैक्सीन लगवाए थे। सर, टेलीग्राम की बात हो रही थी जी। टेलीग्राम जो वेबसाइट है या जो पोर्टल है, हाँ, उस पे जो मुझे भी याद आ गया। जी। तो चेतक जी, ये तो काफ़ी आपने अच्छी बात बताई है, और आपने जिसका जिक्र करा है, यकीनन हम जब तीसरा पार्ट आपसे शुरू करेंगे थोड़ी देर बाद में, तो उसमें चर्चा करेंगे। और चातक वाजपेयी जी से जो हम चर्चा कर रहे हैं, हम उनके व्यक्तिगत पे भी जानना चाहेंगे कि उनकी रुचि कब से हुई। तो अगले पार्ट में जब हम आपसे मिल रहे हैं तो उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इस भाग में इतना ही, जल्दी आपसे मुलाकात करते हैं नए भाग में। नमस्कार। तो दोस्तों, चातक वाजपेयी से हमारी बातचीत जारी है। इस तीसरे भाग में आपको पुनः स्वागत है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंदौर के IT पार्क चौराहे पे हम यहाँ मौजूद हैं और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, साइबर क्राइम की बात हो रही है, बहुत सारे विषय पे हम चातक जी से बात कर रहे हैं। अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि चातक जी की रुचि इसमें कैसे हुई और आज जिस मुकाम पे पहुँचे उसके लिए उनके कौन कौन से पड़ाव उन्होंने पास करे हैं। चातक जी, आप युवा हैं, एनर्जेटिक है, आपने बताया कि काफ़ी जगह आप ट्रेनिंग देते आए हैं। ये जो कंप्यूटर है, साइबर है, इसमें रुचि आपसे कैसे जागृत हुई, और वो कौन सा पहला दिन था जब आपको लगा कि मुझे यही सारा काम करना चाहिए? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्चुअली स्टोरी है। वैसे तो मैं 2004 या 5 में मैंने पहला सर्टिफिकेशन कर लिया था इसका, जब मैं 7th या 8th क्लास में था, क्योंकि मेरा कंप्यूटर में बचपन से रुचि रही, पढ़ने में रुचि बिल्कुल भी नहीं थी। तो कंप्यूटर में रुचि बहुत ज़्यादा रही। उसके बाद जो कि थोड़ा सा गाइडेंस कम मिला और थोड़ा जैसे जैसे मिलता गया, फिर मैंने इसमें सर्टिफिकेशंस करे। 2010 और 12 के बीच में मैं इसमें काफ़ी इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेशंस कर चुका था। बिल्कुल। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्टार्ट करी, बट इंजीनियरिंग में भी बहुत ही पुराना सब कुछ पढ़ा रहे थे, तो इंजीनियरिंग भी बीच में छोड़ दिया मैंने। जी। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करा, फिर PG भी कर लिया, और उसके साथ में MNCs जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उनके साथ में मिलकर एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल मैंने 5 से 6 साल उनके वहाँ पर काम किया, जो कि पुणे में और US UK में काफ़ी जो कंपनीज हैं उनके साथ में काम किया। इस तरीके से ये शुरुआत हुई। उसके बाद 2018 में मैंने अपना खुद का फर्म स्टार्ट करी और पुलिस के साथ में और एसोसिएट हो गया। चातक जी, ये हम आपको बातचीत कर रहे हैं, हम रिंग रोड पे आ गए हैं और लंबा सफ़र ज़िंदगी का चला है, आपने भी तय करा है। हम ये रास्ते की चीज़ें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इंदौर का ट्रैफिक जिस गति से चल रहा है, उस गति से हमारी बातचीत भी चल रही है। ये शुरुआत तो ठीक होगी, लेकिन हम आपको जिस परिवार से आते हैं, ये साइबर क्राइम और कंप्यूटर ये एक नई चीज़ होती है, एक पारंपरिक परिवार से हटके होती है। क्या कुछ ऐसा परिवार की तरफ से भी आया कि भाई ये क्या कर रहे हो, अटम सटम, ये कौन सी नई चीज़ है, अपना करियर बनाओ, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन है आपका। इसमें मेरे फादर का बहुत सपोर्ट रहा हमेशा। वो बहुत ही टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत ही हमेशा वो एडवांस रहे। मम्मी थोड़ी सी जरूर डरती थी, मदर का थोड़ा था कि ये क्या कर रहे हो तुम, पुलिस के साथ में कर रहे हो, ये कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो तुम। वो बहुत जरूर डरती रही। तो उनसे छुप के कई बार हम लोगों ने चीज़ें करी, काफ़ी चीज़ें, बिल्कुल, और इस तरीके से इसको बढ़ाया। बट घर से सपोर्ट रहा हमेशा, बट कोई भी IT फील्ड में कभी घर में रहा नहीं हमारे। जी। तो बस ये था कि सपोर्ट है, करते रहो आप लोग, बट करना कैसे है वो हमको खुद ही देखना पड़ा। मैं अब अपने दूसरे सवाल पे आ रहा हूँ कि
आप थे, अपने रुचि के अनुसार से आपने सीख लिया है, लेकिन अब हम एक एजुकेशन फील्ड के हिसाब से यदि देखते हैं इसको कि आज साइबर क्राइम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, साइबर एक्सपर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो शिक्षा में खासकर एजुकेशन में ऐसी क्या चीज़ सरकार कर सकती है कि जो जन जागरूकता भी आ जाए और एक सर्टिफाइड चीज़ भी लोगों को मिल जाए? जी देखिए, दो चीज़ मैं कवर करना चाहूँगा। एक तो कि इसमें गवर्नमेंट इंडिया में इसका क्या स्कोप है, और दूसरा सरकार क्या कर रही है और क्या करने वाली है। बिल्कुल। दोनों चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट है, अगर जिसका इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में, आईटी में, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल इस फील्ड में जा सकता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर इसकी जो ओपनिंग्स हैं, इसके पद निकलना चालू हो चुके हैं। हालांकि कम है पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो ग्रेजुअली आने वाले टाइम में वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो अगर कोई करियर बनाना चाहता है तो आप मुझसे भी मिल सकते हैं, मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं और अपना करियर बिल्कुल इसमें बना सकते हैं आप लोग। और दूसरी चीज़, कई बार हम लोगों के सभी के दिमाग में आता है कि इतना क्राइम बढ़ गया है, हर जगह इतने क्राइम्स हो गए हैं, इतने सारे आंकड़े हैं गवर्नमेंट के साथ, फिर भी गवर्नमेंट कुछ क्यों नहीं कर रही है। तो मैं आपको इसलिए बता दूं एक चीज़, गवर्नमेंट की खुद का एक बहुत ही अच्छा पोर्टल बनाया है गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है cybercrime.gov.in। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो cybercrime.gov.in के ऊपर इतना अच्छा पोर्टल है वो कि आप उसके ऊपर कभी भी आपके साथ में कुछ क्राइम होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं उसके ऊपर पूरा आप डिटेल्स डाल सकते हैं कि ये हमारे साथ में क्राइम हुआ है, और उसको पूरी डिटेल भेज सकते हैं। विदिन 24 आवर्स वो आपको रीच करते हैं, जो लोकल आपका पुलिस स्टेशन होता है वहाँ से आपके पास में कॉल आएगा और उनका प्रोसेस फॉलो करते हैं वो लोग। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही एक टोल फ्री नंबर निकाला है 1930। 1930 आप हमेशा याद रखें सभी लोग। तो 1930 के ऊपर भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, वो भी कंप्लेन पोर्टल है जो कि टोल फ्री है। तो जो कि हम लोगों ने फर्स्ट हमारे इसमें भाग में बात करी थी कि इसको कंप्लेन कैसे करना है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर, मुझे लगता है सभी को पता पड़ गया कि कैसे किस तरीके से कंप्लेन करना है। और गवर्नमेंट का जो इतना बड़ा योगदान है इसमें, वो दोनों मैंने आपको चीजें बता दिया। तो इस तरीके से आपके साथ अगर कोई क्राइम होता है तो आप 1930 और cybercrime.gov.in इस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। और जो लोकल आपका साइबर सेल स्टेशन है, वहाँ जाकर भी उनको आप ऑन पेपर ये दे सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे चातक वाजपेयी जी, जिन्होंने हमें बातचीत के 3 भागों में साइबर क्राइम और साइबर जो ज़िंदगी इन दिनों चल रही है, हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या उसमें सुविधा है, क्या सरकार कर रही है, बहुत सारी बातों में हमने इनसे चातक भाई से बात करी है। इस बातचीत को फ़िलहाल हम यहाँ विश्राम दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2-3 चातक भाई विषय और है, लेकिन हम अगली बार जब हमारे दर्शकों के साथ आपसे फिर बात करेंगे तब हम AI पे बात करेंगे और बात करेंगे कि जब आप केस सुलझाते हैं तब आपको क्या सावधानी रखती है, क्योंकि क्राइम का मामला है। पुलिस को आप कैसे मदद करते हैं, पुलिस आपसे कैसे मदद करती है, और सामान्य जीवन में आपका ये ज्ञान कितना सदुपयोगी साबित होता है लोगों के लिए। ये 3-4 विषय पे हम एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल आज की इस बातचीत के लिए आपको धन्यवाद। आपने तत्काल टाइम के दर्शकों के लिए समय दिया और बहुत सारी जानकारी हमसे साझा करी। पुनः हम आपसे एक बार पुनः मुलाकात करेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। जय हिंद। जय।